देश में थमने लगी कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में मिले 3,26,098 नए पॉजिटिव मरीज। बिहार में भी मरीजों की संख्या में आई गिरावट। कोरोना के बाद अब बिहार में तेजी से फैल रहा ब्लैक फंगस। पटना में फिर मिले 5 नए ब्लैक फंगस के मरीज। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की तबीयत में दिखे सुधार। डीएमसीएच अधीक्षक ने दी जानकारी। विशेषज्ञ लगातार स्थिति पर बनाए हुए हैं नजर। नालंदा में शादी समारोह का माहौल मातम में हुआ तब्दील। छत गिरने से 2 लोगों की मौत, 2 दर्जन से ज्यादा हुए जख्मी। नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे और बड़ी खबर कोरोना से लेकर आ रही है। आपको बता दें कि देश में कोरोना की रफ्तार थोड़ी कम हुई है, तो बड़ी खबर कोरोना को लेकर आ रही है, जहां थोड़ी सी रफ्तार कम हुई है। पिछले 24 घंटे में 3,26,098 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे की बात कर ले तो देश में 3,890 मरीजों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे की बात कर ले तो ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 3,53,299 है। वहीं अगर एक्टिव मरीजों की संख्या की बात कर लें तो 36,73,802 मरीज फिलहाल एक्टिव हैं। तो बड़ी खबर कोरोना को लेकर आ रही है, जहां कोरोना की रफ्तार अब देश में थोड़ी सी कम होती हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी भी आंकड़े 3 लाख के पार है। 3,26,098 नए पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। मौत का आंकड़ा भी थोड़ा कम हुआ है, जो 4,000 से ज्यादा था अब वो 3,890 पर पहुंचा है। तो मौत के भी आंकड़े में थोड़ी गिरावट, रिकवरी रेट में थोड़ी सी बढ़ोतरी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी निर्भय जुड़ रहा है। निर्भय, थोड़ी सी राहत की खबर, क्योंकि आंकड़ों में गिरावट आई है और पॉजिटिविटी रेट जो गिरा है, इस वजह से रिकवरी रेट में बढ़ोतरी हो गई है। बिल्कुल अविनाश, जिस तरीके से देखा जाए तो आंकड़े अब थोड़े से कम होते दिख रहे हैं, लेकिन ऐसे में बात सबसे ज्यादा जो चिंताजनक है वो मरने वालों की संख्या पर, क्योंकि मरने वालों का आंकड़ा गिरा है लेकिन उतना नहीं गिरा है जितना गिरना चाहिए। जिस तरीके से रफ्तार में अगर संक्रमण की रफ्तार कम हो रही है, 4,000 या इसके आसपास की बात करने के लिए देखे तो सबसे अधिक 42 का जो मामले सामने आए थे, उसके बाद अब थोड़ी सी कमी दिखी है। लेकिन ऐसे में संक्रमण की रफ्तार को लेकर के देखा जाए तो लोगों में अभी भी लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। और ऐसे में संक्रमण जिस तरीके से 15 की बात की गई थी कि 15 के बाद से थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है, कमी तो हो रही है, लेकिन अभी जिस रफ्तार से संक्रमण को कम होना चाहिए वो रफ्तार नहीं है। और ऐसे में अब एक और जो दर लगातार बढ़ने लगा है फंगस को लेकर के, वो भी संख्याएं लगातार बढ़ती जा रही है। और ऐसे में बिहार में भी जिस तरीके से ब्लैक फंगस से दस्तक दिया है, बिल्कुल ब्लैक फंगस के बारे में बातचीत करेंगे निर्भय आपसे, लेकिन यहाँ पर एक्टिव मरीजों की संख्या में कमी आई है। देखिए, एक्टिव मरीजों की संख्या जो लगभग 37.5 लाख से भी ज्यादा चली गई थी, अब वो 36,73,000 के आसपास आ गई है। अर्थात एक्टिव मरीजों की संख्या कम हो रही है, तो थोड़ी सी ये राहत की खबर जरूर है सरकार और स्वास्थ्य विभाग के लिए। बिल्कुल राहत की खबर भी जरूर है। ये खबर लोगों के लिए भी बेहतर है, क्योंकि अब संख्या थोड़ी सी कम हो रही है। और उससे भी अच्छी बात है कि रिकवरी रेट अब जो है वो अगर प्रदेशवार भी देखें तो प्रदेशों में भी जो सुरक्षित होकर के कोरोना से जंग जीत कर जो लोग बाहर निकलने वाले हैं, उनकी भी संख्या काफी बेहतर तरीके से बढ़ रही है। और उसमें कहीं ना कहीं लोगों की जागरूकता भी कह सकते हैं। अच्छा, क्या ये भी एक असर हो सकता है निर्भय, क्योंकि 18 ऐसे राज्य हैं जहां पर लॉकडाउन लगाया गया है, लॉकडाउन जैसी स्थितियां हैं, पाबंदियां लॉकडाउन जैसी है, जिसमें बिहार और झारखंड भी शामिल है। वहीं 14 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की बात कर ले, वहां पर आंशिक लॉकडाउन लगाया गया है। मतलब छूट तो है लेकिन पाबंदी भी है। तो ऐसे में क्या लगता है कि जो 18 राज्य हैं जहां पर लॉकडाउन लगा है, इस वजह से स्थितियां थोड़ी सी कंट्रोल में आई है? बिल्कुल, लॉकडाउन सबसे बेहतर उपाय है ही, क्योंकि लोगों से जब तक संपर्क एक दूसरे का नहीं टूटेगा तब तक कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ना बहुत ही मुश्किल है। और ऐसे में इसका असर सिर्फ बिहार के स्तर पर ही देख सकते हैं। बिहार में पूर्ण रूप से लॉकडाउन लगाया गया है और उसका असर है कि जहां पहले 15,000 के आसपास मामले आते थे, लेकिन अब अगर पिछले 24 घंटे की बात करें, 24 घंटे में देखिए पिछले 48 घंटे की अगर बात करेंगे तो 48 घंटे में रफ्तार बढ़ी थी, लेकिन फिर पिछले 24 घंटे में अब संक्रमण की रफ्तार कम हुई है। और कम ही नहीं हुई है बल्कि आधी हो गई है। तो ऐसे में लॉकडाउन एक बेहतर परिणाम दिया है और इसका असर बाकी अन्य प्रदेशों में भी देखने को मिला है। आप अगर झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड में जब 14,000 के आसपास मामले आने लगे थे, 12,000 के आसपास मामले आने लगे थे, वहां पर
सुरक्षा सप्ताह के नाम से जो लॉकडाउन की पाबंदियां दी गई है, उसका असर दिखा है कि अगर आप पिछले 24 घंटे में अगर झारखंड की बात करेंगे तो लगभग 3000 से थोड़े से अधिक मामले सामने आए हैं। हालांकि मरने वालों की संख्या वहां भी बढ़ती गई है। अब तक अगर बात करेंगे तो 70+ मौतें हुई है झारखंड में। लेकिन अगर इसके अलावा कुछ ऐसे जगह है जहां आंशिक की आपने बात की है, तो आंशिक का असर भी दिखाया। आप महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में शुरुआत के मौके से संक्रमण की जो रफ्तार से सबसे तेजी से वो दिखी थी आपको महाराष्ट्र में। उसके बाद अभी अगर बात करें तो कर्नाटक में भी संक्रमण की रफ्तार है, क्योंकि अगर एक्टिव मरीजों की संख्या देखेंगे तो आपको महाराष्ट्र से अधिक कर्नाटक में है। लेकिन आंशिक लॉकडाउन का असर या उसे पूर्ण रूप से लॉकडाउन की जरूरत थी, लेकिन लोग जो है वो सड़कों पर कितनी भी पाबंदियां आप लगा देंगे अज्ञात, लेकिन सड़कों पर प्रशासन की सक्रियता भी है, उसके बावजूद भी लोग कई सारी गलतियां कर रहे हैं। और उसका असर है कि संक्रमण की जो रफ्तार है जिससे तेजी से कम होनी चाहिए, उसमें जितनी तेजी से कम हो रही चाहिए थी उतनी तेजी से कम नहीं हो रही है। अच्छा, एक सवाल ये भी उठता है कि क्या वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जो चल रही है, जितने लोगों को लगभग 17.5-18 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, 18 करोड़ से ज्यादा की संख्या है, वैक्सीन लगाई जा चुकी है, इस वजह से भी थोड़ी संक्रमण की दर में कमी आ रही है क्योंकि लोगों को वैक्सीन तेजी से लगाया जा रहा है? बिल्कुल इसको कह सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं कह सकते, क्योंकि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल तो रही है। और अगर सरकारी आंकड़ों के अनुसार देखें तो इसकी रफ्तार बहुत तेज है, लेकिन लापरवाहियां भी इसमें बहुत देखी गई है। वैसे अगर वैक्सीनेशन को लेकर के हम ऐसे नहीं कह सकते कि सिर्फ वैक्सीनेशन के कारण ही संक्रमण की रफ्तार कम हुई है, क्योंकि अधिकतर लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहला ही डोज लिया है। और ये जो कि जानकारों का कहना है कि साफ तौर पर वैक्सीनेशन के दोनों डोज लेने के बाद आपको कम से कम 20 से 40 दिनों का वक्त लगेगा, जो कि आपकी शरीर जो होंगे एंटीबॉडीज बना पाएंगे। बिल्कुल, तो ये स्थितियां हैं, तमाम जो फैक्टर्स हैं वो नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई भी फैक्टर काम करे, कम हो रहा है संक्रमण, ये थोड़ी सी राहत वाली खबर है। निर्भय आप बने रहिए, लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि तेजी से बिहार में ब्लैक फंगस का खतरा भी बढ़ने लगा है। तो तेजी से फैल रहा है ब्लैक फंगस। राजधानी पटना की बात कर ले या फिर बिहार की बात कर ले, फिर से ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। पटना में फिर मिले हैं ब्लैक फंगस के 5 नए मरीज और अब तक कुल 10 मरीज पटना एम्स में हो चुके हैं भर्ती। तो 10 मरीजों का पटना एम्स में इलाज चल रहा है, जबकि IGIMS में भी मरीज भर्ती हैं और 2 मरीज पटना के रूबन अस्पताल में भी उनका इलाज चल रहा है। तो ब्लैक फंगस भी तेजी से पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर से अपने सहयोगी निर्भय के पास चलेंगे। निर्भय, ब्लैक फंगस का भी खतरा अब तेजी से बढ़ रहा है राज्य में। अगर अब तक के आंकड़ों की बात कर ले, जो आंकड़े सामने आए हैं वो 14 मरीजों के आंकड़े हैं। 14 मरीज बिहार में मिल चुके हैं ब्लैक फंगस के। बिल्कुल अपना बात को थोड़ा सा अपडेट करना चाहूंगा। ब्लैक फंगस के बिहार में अब तक कुल 16 मरीजों की पहचान हुई है। फिर बात करें तो एम्स अस्पताल में 10 मरीज है, जबकि इसके अलावा रूबन में 10 है, पारस अस्पताल में 10 है, और बाकी जगह 2 है, और रूबन अस्पताल में भी 2 है। इसके साथ IGIMS अस्पताल में भी 2 मरीज की अब तक पुष्टि हो चुकी है, जो कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार देखिए, यानी कि कुल मिलाकर देखिए तो अब तक 16 मरीज की पहचान जो है वो बिहार में ब्लैक फंगस को लेकर के, और इसकी रफ्तार काफी तेजी से बढ़ रही है। अगर बिहार के अलावा बात करें तो अब हालांकि झारखंड अभी इससे सुरक्षित अब तक मिला है, लेकिन इसके अलावा गुजरात की बात करें, दिल्ली की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, राजस्थान की बात करें, तो ब्लैक फंगस का जो खतरा है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है। और ऐसे में जिस तरीके से इसको लेकर के अगर जो जानकारों का कहना है खासतौर पर अब तक इसकी कोई इलाज नहीं है, दवाई इसकी नहीं है, लेकिन हाँ कुछ जगहों पर ऑपरेशन के माध्यम से इसको ठीक किया गया है। और पिछले दिनों जिस तरीके से जो हमारे संवाददाता जब IGIMS अस्पताल गए थे, उन्होंने उनसे जानकारी भी ली थी, तो उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन में तो इसका इलाज है और इसमें लोगों को बचाया जा सकता है, चाहे वो अगर नाक में आपको फंगस लग जाते हैं, फिर आंख में, और कई ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर संक्रमण की जो बात की जाए तो उससे जानकारी ये भी मिली है कि लोगों के अपने ब्रेन में भी फंगस लगने लगा है। और इसमें एक तस्वीर गुजरात से आई है, गुजरात में एक महिला जो थी उनके आंख में इस तरीके से ब्लैक फंगस हो गया था, जिसको मजबूरन में डॉक्टर को उनका आंख निकालना पड़ा। बिल्कुल ऐसी कई खबरें आई हैं निर्भय कि ये जो संक्रमण है ये भी तेजी से फैल रहा है। हालांकि ब्लैक फंगस अगर शुरुआती स्टेज में अगर पकड़ लिया जाए, अगर इसकी जानकारी मिल जाए तो इसका इलाज संभव है, क्योंकि मैंने जब खुद नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विकास वैभव से बातचीत की थी, उनका साफ तौर पर कहना था कि अगर स्टार्टिंग फेज में ही अगर आपने ब्लैक फंगस को पकड़ लिया, चिन्हित कर लिया, उसका इलाज शुरू किया गया तो उसका इलाज किया जा सकता है, जिस वजह से घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इस एडवांस स्टेज में आते हैं तो बहुत कुछ कह पाना संभव नहीं होता है। हालांकि निर्भय ये वाकई में सरकार के लिए भी चिंताजनक बात है कि एक तरफ तो कोरोना का संक्रमण तेजी से घट तो रहा है, बढ़ भी रहा है कभी कभी, लेकिन इस बीच अगर ब्लैक फंगस जैसी बीमारी यहां पर एक बार फिर से पैर पसारने लगती है तो फिर स्थितियां और खराब हो सकती हैं।
बिल्कुल स्थितियां बिल्कुल खराब हो सकती है, क्योंकि लोगों में पहले ही कोरोना संक्रमण को लेकर के एक भय व्याप्त है। और अगर सिर्फ अब शहरों में ही नहीं बल्कि गांवों की तरफ भी कोरोना संक्रमण की रफ्तार में बढ़ रही है। और ऐसे में एक नई बीमारी का जो प्रकोप देखने को मिल रहा है और उसमें भी रफ्तार जो है उसकी काफी तेजी से बढ़ रही है। हालांकि ये लोगों को समझने की जरूरत है कि ये उन लोगों को परेशान नहीं कर रहा, सबसे ज्यादा ये परेशान जो कि पहले से किसी अन्य बीमारी से, चाहे वो शुगर की बीमारी कहें या फिर किडनी की बीमारी कहें या अन्य, यानी कि जिन लोगों का इम्यून सिस्टम काफी कमजोर है उनको ये परेशान कर रही है। इसलिए लोगों को इसके लिए जरूरत डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, कोरोना संक्रमण हो और सबसे ज्यादा एक और बात की जो ब्लैक फंगस का जो खतरा हुआ है, वो सबसे ज्यादा जो मरीजों की पहचान की गई है वो सभी लोग कोरोना संक्रमित थे। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि कोरोना संक्रमण से बचाव की जितने भी जो तैयारियां हैं, जो गाइडलाइन है, उसका बखूबी पालन करें। और इस बीमारी से बचने से पहले कोरोना से बचना जरूरी है, क्योंकि ब्लैक फंगस फिलहाल जो अब तक देश में लगभग 200 ऐसे मामले सामने आए हैं ब्लैक फंगस के पूरे देश में। तो ऐसे में लोगों को सबसे पहले कोरोना की गाइडलाइन का पालन कर सकते हैं, कोरोना से सुरक्षित रहे ताकि ब्लैक फंगस का जो पहुंच है वो हम तक ना हो। तो सबसे ज्यादा ये जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ अगर किसी भी तरीके से आपको समस्या होती है, फिलहाल इस वक्त देखें तो बहुत ऐसे लोग हैं जिनको अन्य बीमारियां हो रही है, चाहे थोड़ी सी बुखार हो, सर्दी खांसी हो रही है, तो लोग खुद से इलाज कर रहे हैं। तो उनसे लगातार हम भी अपील कर रहे हैं, डीटी भारत की अपील करता है कि वो लोग तुरंत जितना जल्द हो सके वो डॉक्टर के संपर्क में जाए, दवा लें, अपने मन से खुद दवाओं का इस्तेमाल न करें। बिल्कुल, तो खुद से दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करे, ये सभी कह रहे हैं, डॉक्टर्स भी कह रहे हैं, डीटीवी भारत भी लगातार कर रहा है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए निर्भय आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे सहयोगी निर्भय जो अधिक जानकारी दे रहे थे। एक बार फिर से डीटीवी भारत आपसे अपील कर रहा है कि अगर आपकी तबीयत खराब लगती है, अगर आपको किसी तरीके से अपने शरीर में बदलाव नजर आता है, तो आप तुरंत इसकी बातचीत डॉक्टर से करें, आप अपनी बातें बताएं और डॉक्टर के सलाह के अनुसार ही अपना इलाज करें। खुद से इलाज करने की बात या खुद से इलाज करने की कोशिश न करें, खुद से दवाइयां नहीं लें, यह आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। फिलहाल बिहार में क्या कुछ स्थिति है कोरोना को लेकर, जरा इस पर भी बातचीत कर लेते हैं। बिहार में लॉकडाउन लगने से काफी सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों कोरोना के मरीजों में गिरावट दर्ज की गई है और राज्य सरकार की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 7,494 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं राजधानी पटना में 967 नए मरीजों की पहचान हुई है। इसके अलावा प्रदेश के 5 जिले ऐसे हैं जहां से 300 से अधिक मामले सामने आए, जिसमें पूर्णिया से 441, कटिहार से 389, गोपालगंज से 387, गया में 350, जबकि पूर्वी चंपारण में 319 मरीज मिले हैं। मुजफ्फरपुर की बात कर ले तो यहां से 291, बेगूसराय से 273, सुपौल से 268 और इसके अलावा सहरसा की बात कर ले 264, समस्तीपुर की बात कर ले 240, जबकि मुंगेर से अगर बात करें तो 231 मरीज मिले हैं। मधुबनी में 220, सिवान में 202, नालंदा में 201 और सारण में 201 मरीज मिले हैं। इसके अलावा अन्य जिलों से भी नए मरीजों की पहचान की गई है। और जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की सेहत में लगातार सुधार हो रहा है। डीएमसीएच के अधीक्षक मणिभूषण शर्मा ने बताया है कि पप्पू यादव की सेहत में तेजी से सुधार हुआ है। अलग अलग बीमारी के विशेषज्ञ लगातार पप्पू यादव की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं पप्पू यादव की तबीयत बिगड़ने की सूचना मिलने के बाद उनकी पत्नी रंजीत रंजन भी देर रात डीएमसीएच पहुंचकर पप्पू यादव से उन्होंने मुलाकात की। क्लिनिकली बिल्कुल नॉर्मल है। अभी 1.5 घंटा हम वहाँ रह के आए हैं। ऐसे उनका 1-1.5 महीना पहले गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है, तो थोड़ा सा जहाँ साइट जो है वो थोड़ा टेंडरनेस है और डायबिटिक के पेशेंट हैं तो थोड़ा परेशानी होती ही है, पैर उड़ में झुंझुनाहट ही सब हल्का फल्का, और सब तरह से ठीक है। बिल्कुल बात उत कर रहे हैं, नॉर्मल है। कुछ नॉर्मल रूटीन जांच उनका लिखा गया है, करा लेंगे। दांत में कुछ दिक्कत बता रहे हैं, दांत का डॉक्टर कल देख लेगा, बिल्कुल ठीक है। जन अधिकार पार्टी के संरक्षक और पूर्व सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर युवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवेर ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि पप्पू यादव को षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है, वहीं लंबे समय से उनकी तबीयत भी खराब चल रही है। ऐसे में सरकार जानबूझकर पप्पू यादव को परेशान कर रही है। वहीं युवा परिषद के अध्यक्ष ने कहा कि उनकी पार्टी की ओर से पटना के अस्पतालों में भोजन वितरण का काम शुरू कर दिया गया है। जैसी स्थिति का लोग मैंने वर्णन कर रहे थे तो हमें ये लगा कि ये सरकार कोई ना कोई साजिश रच रही है और आदरणीय पप्पू यादव जी को बहुत ही प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है और इनको अच्छे अस्पताल में इलाज नहीं करवाया जा रहा है।
और पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद बिहार में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। इस कड़ी में पटना में पूर्व सांसद अरुण कुमार ने जाप संरक्षक की गिरफ्तारी पर कड़ी चिंता और निंदा जताई है। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी सरकार की विफलता है। 5 लोग बुरी तरह उसमें घायल थे, 10 गाड़ियां क्षतिग्रस्त थी। मैंने सब जगह लोगों को कहा था, जानकारी थी, लेकिन ये सुशासन है, ये इन्होंने को इतना नाकाबिल बना दिया है, इतना अफसरों को रॉयल्टी मिलेगी जब लॉयल्टी रहेगी। बिहार में एक नया निर्लज्ज इतना है कि कहने में भी नहीं आता है कि वो क्यों नहीं आज तक कार्रवाई उस पर हुआ। 32 साल। अब उस आईने में यदि सरकार 15 साल का चेहरा अपना देखे तो कानून कैसे वर्क कर रहा है, ये तो साफ जाहिर है। पप्पू यादव जोखिम लेकर के और भीख मांग करके लोगों की जान बचा रहे। जाप संरक्षक पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर जाप कार्यकर्ताओं में खलबली मच गई है। पप्पू यादव की गिरफ्तारी को वो लोकतंत्र की हत्या बता रहे हैं। वहीं सहरसा जाप जिलाध्यक्ष रंजन यादव ने पप्पू यादव की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा करते हुए नीतीश सरकार पर जोरदार हमला बोला। ये तो भारत के राजनीति और सामाजिक न्याय करने वाले की हत्या है। बहुत ही दर्दनाक घटना है ये, जो माननीय सांसद, पूर्व सांसद और जाप के संरक्षक पप्पू यादव जी की गिरफ्तारी उस केस में हुई है, जो केस करने वाला खुद बता रहे हैं जो ये फर्जी केस है और हम लोगों ने काफी दिन पहले ही इसमें मेल पिटीशन देके खत्म करवा दिया है। बक्सर में गंगा नदी के घाटों पर शव के मिलने का मामला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब शुक्रवार को भी शहर के नाथ बाबा घाट पर शव मिले हैं। बताया जा रहा है कि 10 मई को चौसा प्रखंड के महादेवा घाट से 71 शव मिलने के बाद बक्सर जिला प्रशासन ने गंगा में महाजाल लगाकर शवों को आने पर प्रतिबंध लगाने की बात कही थी, लेकिन दोबारा शवों का मिलना सरकार से लेकर प्रशासन तक उनकी कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रहा है। यह तस्वीर आपको विचलित कर सकती है। आखिर एक सप्ताह के अंदर नदी में अचानक से कहां से इतने शव आ गए। बक्सर के अलावा पटना सिटी की भी बात कर ले तो पटना सिटी के गुलाबी घाट से 2 शव बरामद किए गए हैं, जिनमें एक शव बच्चे का है जबकि एक शव युवक का बताया जा रहा है। दरभंगा जिले में कोरोना संक्रमित मरीज और उनके परिजनों के लिए एक अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल डीएमसीएच के आइसोलेशन वार्ड में 30 और बेड बनाने को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है और इसके बाद आइसोलेशन वार्ड में कुल 280 बेडों की सुविधा मिलेगी। इस मौके पर जिले के डीएम ने कहा कि दरभंगा में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए कदम उठाया गया है। पहले डीएमसीएच में कोरोना आइसोलेशन वार्ड में 90 के आसपास बेड था, वो 119 कराया गया है और 30 बेड हम लोग बढ़ा रहे हैं। आज मैक्सिमम कल मॉर्निंग तक तैयार हो जाएगा। इसके बाद आईसीयू में 25 बेड तैयार है, जिसमें 8 बेड तत्काल कार्यरत है। इसके बाद प्राइवेट हॉस्पिटल में धीरे धीरे हम लोग बढ़ाते जाना। 20 हॉस्पिटल हम लोग ने चिन्हित कर लिया, पहले 14 हॉस्पिटल था। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में लगभग 280 बेड हम लोग ने उपलब्ध कराया है, क्योंकि दरभंगा नॉर्थ बिहार का बहुत प्रमुख केंद्र है और कई जिलों से भी लोग आते हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पार्टी के सभी विधायकों को क्षेत्र की जनता की सेवा करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद आरजेडी के विधायक भी इस महामारी में जनता की सेवा करने के लिए उतर गए। इसी कड़ी में कोविड मरीजों की जिंदगी को बचाने के लिए गोविंदपुर के आरजेडी विधायक मोहम्मद कामरान और नवादा की विधायक विभा देवी ने अपने निजी कोष से ऑक्सीजन के 200 सिलेंडर सऊदी अरब से मंगाए हैं। ये सभी सिलेंडर जिला सरकारी अस्पताल नवादा को सौंपे जाएंगे। देश सहित बिहार में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तेजी से चल रही है, जहां राजधानी पटना के होटल पाटलिपुत्र में बैंक कर्मी और उनके परिजनों को वैक्सीन लगाने की बात सामने आई है। वहां पर वैक्सीन लगाया जा रहा है। एक और जहां वैक्सीनेशन लेने के लिए टीकाकरण पर भारी भीड़ उमड़ी, तो वहीं वैक्सीनेशन सेंटर पर कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां भी उड़ाई गई।
देखेंगे कि कुछ ऑफिस बियरर पीएनबी के यूनियन एसोसिएशन के कुछ ऑफिस बियरर अपनी सीट का फायदा उठाकर अपने स्टाफ और अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दे रहे हैं। इस चीज को इन लोगों को क्लियर मेंशन कर देना चाहिए कि पीएनबी को प्रायोरिटी दिया जाएगा, बाकी बैंक को प्रायोरिटी नहीं रहेगा। हम लोग नहीं आते, इतने दिन वैक्सीन नहीं लगा है, 10 दिन और नहीं लगता, हार्डली तक। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ पर्सनल की वी आर कैपेबल ऑफ पेइंग, हम पैसा देने में सक्षम है, आप हमें प्राइवेट में लगवाने का परमिशन दे दीजिए, हमें कोई जरूरत नहीं है भीड़ लगाने की और फ्री में लाइन लगाने की। और नालंदा जिले में शादी समारोह का अचानक गम में तब्दील हो गया है। जिले के अमाम गांव में शादी समारोह के दौरान छत गिर जाने से 30 लोग जख्मी हो गए। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि इस घटना में 2 युवकों की मौत हो गई है, लेकिन पुलिस ने अभी तक इस मौत की पुष्टि नहीं की है। वहीं इस दौरान थानाध्यक्ष अजय कुमार ने कहा कि सभी जख्मी लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। नीचे में बाल बुद्धू खेल रहा था घर के आगे में, छज्जा गिर गया, गिरने से इतना आदमी घायल हो गए, करीब 50 आदमी करीब 50 में 5 मर चुके हैं। सब और सब कहाँ है? आप सब यहाँ है, जो मरे हैं जो गांव पर भी है, यहाँ भी एक ठो मर के चुके हैं। राजधानी पटना से सटे शाहपुर थाना क्षेत्र के तुरहा टोली में अज्ञात अपराधियों ने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया है, जिसमें 3 लोग जख्मी हो गए हैं। फिलहाल तीनों घायलों को इलाज के लिए दानापुर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस को इसकी सूचना मिली और वैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची और फिलहाल मामले की जांच में जुट गई है। 2 व्यक्ति गांव में बैठे हुए थे और एक वार्ड पार्षद इंदर कुमार और छावनी वार्ड पार्षद प्रदीप राम, इस पर जहाँ तक अभी तक जो जानकारी हुई है, इस व्यक्ति द्वारा गोली चलाने की बात आई है, जिसमें छर्रा लगने से दोनों व्यक्ति जख्मी हुए हैं, जो खतरे से बाहर हैं, जिनका इलाज अनुमंडलीय अस्पताल दानापुर में चल रहा है। अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्व में भी प्रदीप से केस हुआ था, केस के संदर्भ में खंगाला जा रहा है मैटर। इधर रोहतास जिले के शिवसागर में एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी का विरोध करना महंगा बढ़ गया है, जहां बदमाशों ने छेड़खानी का विरोध करने पर 11 लोगों की पिटाई कर दी है। इस संबंध में शिवसागर थाने में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जहां पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और फिलहाल सभी घायलों को इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। घर में से निकाल के मारे हैं, करे सब खींच के ले जाए। अब भैया को लगे भैया लोग बचाए तो लगे मारा लाठी से, घर में से खींच के मारा। साल को 12 क्लास सुबह में हम बैठा था घर में से ऊपर से छत पर से खींच कर लाकर हम मार दा, लाठी से मार दोनों पैर टूट गए। आइलन बस घर में ढूक गया, ले गिलन से लगे केना धके कह लिए लेके ओने जाके ठीक गलन जब ठीक गलन मरला ने पिटला हम जा भाग गेले घर पे बेचारी टूटिया घर बांधी के। उसके बाद क्या हुआ? मार भइला 8, 9, 10, 11 लोग आए हैं, जिनका प्राथमिक उपचार करके उनको फर्दर मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट के लिए सदर अस्पताल में रेफर किया जा रहा है। क्या स्थिति है उनको? ज्यादातर लोग सही हैं, जो पहले एक थे उनके पैर की हड्डी टूटी हुई लग रही है, उन्हीं को एक गंभीर चोट लगी है, बाकी सर में किसी को गंभीर चोट नहीं है और सभी स्टेबल कंडीशन में है। पलामू के रेडमा स्थित वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीनेशन के दौरान ही वैक्सीन खत्म हो गई। लोगों का आरोप है कि बिना रजिस्ट्रेशन के जो परिचित लोग आ रहे हैं उनको वैक्सीन दी जा रही है, जिसके कारण रजिस्ट्रेशन वालों को वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। आपको बता दें कि इस दौरान लोग कई घंटों तक वैक्सीन लगाने के फिराक में रहे, लेकिन उन्हें वैक्सीन नहीं लगाई गई। हम यहाँ 20 मिनट से खड़े हैं और ये लोग कह रहे हैं कि वैक्सीन खत्म हो गया है और अगर अभी रजिस्ट्रेशन वालों को भी मिल रहा है तो काउंटिंग के हिसाब से ही देना चाहिए था ना वैक्सीन। तो यहाँ पे काफी 20-25 लोग ऑलरेडी खड़े और लोग एक 1-2 करके आ ही रहे हैं। तो ये इनका कहना है कि 4-5 ऊपर नीचे हो गया, बिना रजिस्ट्रेशन वालों को गलती से दे दिया, तो 25-30 लोग एक्स्ट्रा कैसे हो गए हैं? और अभी तो स्लॉट का टाइमिंग ही शुरू हुआ है, लोग अभी और आएंगे ही। पश्चिमी सिंहभूम के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में 3 युवकों की गिरफ्तारी के बाद ग्रामीण ने
थाने का घेराव कर लिया। बताया जा रहा है कि 11 मई को हुए विवाद में पुलिस ने गांव के 3 युवकों को गिरफ्तार किया। मामले में ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस ने 3 युवकों को झूठ बोलकर थाने बुलाया और फिर गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद उग्र ग्रामीणों ने थाने का घेराव कर लिया। द्वितीय पक्ष के लोग दूसरे पक्ष से गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं, तो उन्हें कहा गया कि विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। विधि सम्मत कार्रवाई दूसरे पक्ष से भी की जाएगी। तो जो कार्रवाई कर रही है सही कर रही है, इसी विश्वास से। गिरिडीह के सखेयाबाद गांव में कुएं से एक 16 वर्षीय लड़के का शव बरामद किया गया है। मृतक की पहचान गांव के ही 16 वर्षीय चिंकू वर्मा के रूप में हुई है। वहीं आपको बता दें कि शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। गांव के कुएं से शव मिलने के बाद काफी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई और इस दौरान सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर फिलहाल जांच में वो जुट गई है। और फिलहाल खबरों के इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।